कभी आपने सोचा है कैसा होता होगा आज से हजारों साल पहले जब पैसा था ही नहीं। या फिर कभी आपने सोचा है कि हमें इस पैसे की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। तो आओ यार, अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो एक कॉपी और पेन उठाओ और शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट फॉर क्लास 10th इकोनॉमिक। पहला टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आज अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है या बेचनी है तो आप बहुत इजीली खरीद सकते हो या बेच सकते हो। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? क्योंकि आज आपके पास पैसा है, मनी है। नाउ यू आर हैविंग इनफ मनी। इसका मतलब मनी क्या बन गया है? कोई भी चीज को लेने के लिए या किसी भी चीज को खरीदने के लिए या बेचने के लिए मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन चुका है। तो हम कह सकते हैं ना, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर वी आर यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज का लेन देन का एक जरिया बन चुका है। क्या जरिया बन चुका है? पैसा किसी भी चीज को खरीदने का या बेचने का एक जरिया बन चुका है। पर कभी आपने सोचा है कैसा होता होगा आज से हजारों साल पहले जब ये 100, 50 ये नोट्स चलते नहीं थे। ये जो मनी है ये वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हुआ था। तो आज से बहुत साल पहले जब ये 100, 50 के नोट्स नहीं चलते थे तो उस टाइम पर एक सिस्टम फॉलो किया जाता था और उस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम यानी कि विनिमय पद्धति, इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब ये होता था कि अगर आप किसी भी चीज को खरीदना चाहते हो तो आप उसको पैसे के बदले में तो खरीदोगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पर पैसा चलता नहीं था। तो आप किसके बदले में खरीदोगे? तो आप किसी और चीज के बदले में खरीदोगे। सपोज करो मेरे पास ये पेन है। अगर मुझे आज से बहुत साल पहले ये पेन खरीदना है तो मैं इसको कैसे खरीदूंगा? मैं दुकानदार को इसके बदले में कोई और चीज दे दूंगा, जैसे गेहूं दे दूंगा, चावल दे दूंगा या फिर कोई भी चीज दे दूंगा। बट ये जो सिस्टम था यानी कि जो बार्टर सिस्टम था, इसमें एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी, बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप अपने बोर्ड के पेपर देने गए हो और आप अपना बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स भूल जाते हो बैग में। अब आप बीच पेपर में हो, आपको एक पेन चाहिए, आपने मुझसे पेन मांगा और मैंने आपको बोला मैं आपको पेन तभी दूंगा जब आप मुझे वापस या फिर बदले में एक पेंसिल दोगे, क्योंकि मुझे पेंसिल की जरूरत है। तो आपने कहा यार मैं तो बॉक्स ही नहीं है तो मैं तो पेंसिल दे ही नहीं सकता। तो मैं आपको बोलूंगा तो ठीक है, अगर आप मेरे को पेंसिल नहीं दे सकते तो मैं आपको पेन भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये जो केस है, मैं चाहूंगा कि मेरी भी डिमांड पूरी हो, आपकी भी डिमांड पूरी हो। यही तो मैं चाहूंगा कि मैं जो जरूरत चाहता हूँ या फिर मेरी जो जरूरत है वो पूरी हो, तो मैं आपकी भी जरूरत पूरी कर दूंगा। ये सिचुएशन ही बार्टर सिस्टम में आ जाती थी। कई बार लोग जो चाहते थे वो उन्हें मिलता था ही नहीं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक इंसान होता है, वो चावल बेचना चाहता है और चावल के बदले में जूते चाहता है। तो उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं पर उसे ऐसा कोई नहीं मिल पाता जो उसको चावल के बदले में जूते दे दे। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जो आपकी डिमांड के साथ बिल्कुल सिमिलर डिमांड रखता हो। और ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई बार्टर सिस्टम में, और इस प्रॉब्लम को हम क्या बोल देते थे? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सिंपल इसका मतलब समझो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। कोइंसिडेंस कहाँ से बनाए? कोइंसाइड से। और वांट्स का मतलब जरूरतें। जब दो लोगों की जरूरतें यानी कि डबल, जब दो लोगों की जरूरतें या दो जरूरतें एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, एक दूसरे को आपस में सिमिलर हो जाती हैं, तभी आप बार्टर सिस्टम में किसी भी चीज को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। और ऐसे इंसान ढूंढना जिसके साथ आपकी डिमांड सिमिलर हो बहुत मुश्किल होता है। आज ही के टाइम पे देख लो, ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल है जिसके ओपिनियन आपसे बिल्कुल मिलते जुलते हो, वरना कोई ना कोई ऐसा मुद्दा जरूर होगा जहां पर आपका और उसका ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था या लिमिटेशन थी बार्टर सिस्टम की। इसीलिए हमको जरूरत पड़ी पैसे की, हमको जरूरत पड़ी मनी को यूज करने की। आज के टाइम पर क्या है यार, आपको कोई भी चीज खरीदनी है, महंगी से महंगी, सस्ती से सस्ती, आप जाओगे पैसा लेकर बाजार में, आप वो खरीद लोगे अगर आपके पास पैसा होगा। तो मनी ने क्या हेल्प की? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया कोई भी चीज को खरीदने के लिए, कोई भी चीज को बेचने के लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो ये जो हमारा टॉपिक है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये बताता है कि देखो आज के टाइम पर हम मनी तो यूज करते हैं, बट किस फॉर्म में करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में हम पैसा किस फॉर्म में यूज करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड मेटेलिक कॉइन्स। आज से पहले भी जब राजा महाराजाओं के टाइम में गोल्ड के कॉइन, सिल्वर के कॉइन चला करते थे, बट वो क्यों बंद हो गए? सपोज करो गोल्ड का 1 रुपए का कॉइन है तो जितना 1 रुपए से ज्यादा वैल्यू का तो उसमें गोल्ड ही लगा हुआ है। सपोज करो सिल्वर का 5 रुपए का कॉइन है तो 5 रुपए से ज्यादा तो उसमें सिल्वर का वैल्यू हो जाता था। तो वो भी आइडिया इतना ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। तो अब हम यूज करते हैं मेटेलिक कॉइन्स।
₹5 के, ₹10 के, ₹2 के, ₹1 के, ये सारे मेटेलिक कॉइन्स जो हम यूज करते हैं। और करेंसी में हम यूज करते हैं नोट्स को, ₹10 के नोट्स, ₹20, ₹50, ₹100, 500, 2000, तो बहुत सारे प्रकार के नोट्स भी हम यूज करते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड्स करेंसी, नोट्स एंड मेटेलिक कॉइन्स। देखो, हर देश की एक करेंसी होती है। जैसे इंडिया की करेंसी है रुपी, तो आप रुपी को लेकर पूरे भारत में कहीं पर भी चला जाओ, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता रुपी में ट्रांजैक्शन लेने से या रुपी में पेमेंट लेने से। हाँ, अगर आप इंडिया के बाहर यूएसए में जाकर ट्राई करोगे कि रुपी में आपको कुछ मिल जाए तो वो मना कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी आपको मना नहीं कर सकता उस रुपी को लेने से। जैसे यूएसए में अगर आप डॉलर लेकर चले जाओगे तो कोई भी आपको यूएसए में मना नहीं करेगा डॉलर के। तो करेंसी क्या है? सिंपली एक फॉर्म ऑफ मनी है जो एक पर्टिकुलर देश के लिए एक्सेप्टेबल होती है। क्यों एक्सेप्ट की जाती है? सपोज करो अगर मैं पूछूं कि पूरे भारत में सिर्फ मनी के रूप में रुपी ही क्यों चलता है, तो इसका सिंपल आंसर है क्योंकि ये वो करेंसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करती है। कभी आपने देखा होगा किसी ₹10 के नोट पे या ₹20 के नोट पे आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं। अब सिंपली अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया है कि ये सारे नोट्स कॉइन्स ये आते कहाँ से? ऐसा तो है नहीं सबके घर में एक प्रिंटिंग प्रेस है, जितने नोट छापने हैं छाप लो, या पैसों का पेड़ है, जितने तोड़ने हैं तोड़ लो। तो ये सारे नोट्स कहाँ से आते हैं? ये सारे नोट्स आते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? देखो, ये सब जो जितने भी बैंक है हमारे इंडिया में उन सबका माई बाप है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सबका हेड है। ये इश्यू करता है करेंसी नोट्स को। अगर आप कभी किसी करेंसी नोट्स को देखोगे ₹10, ₹20, तो आपको उस पर आरबीआई गवर्नर के साइन भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये कहाँ से इश्यू होकर आ रहे हैं? आरबीआई गवर्नर के द्वारा या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इश्यू होकर आ रहे हैं। जो आपको भी स्क्रीन पे पूरी स्लाइड भी दिख रही होगी, तो आप उस चीज को देखकर एक बार में समझ सकते हो। अब सपोज करो आप एक कंपनी में जॉब करते हो और वो कंपनी आपको महीने के एंड में आपको आपकी सैलरी देती है। आपकी सैलरी है 50,000। आपने महीने भर काम किया, आपको महीने के एंड में सैलरी मिली 50,000। अब एकदम से आपके हाथ में 50,000 रुपए आ गए, तो आपने उसमें से 10,000 रुपए तो निकाल लिए कि ये पूरे महीने के लिए काम आएंगे, लेकिन उस 40,000 रुपए जो बचे आपके पास, उसको लेकर आपके दिमाग में टेंशन ही टेंशन चलने लगी कि यार इन 40,000 का क्या करूंगा, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, कहीं गिर ना जाए। तो ऐसे में आपके पास ये जो एक्स्ट्रा कैश है, ये जो सरप्लस फंड है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा, तो ये आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं या एक्स्ट्रा कैश है, इसका आप क्या करोगे? तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया। बैंक क्या कहता है, जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, आप बैंक में आओ, अपना एक अकाउंट खुलवाओ, अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाओ और उसमें आप अपना ये जितना भी एक्स्ट्रा कैश है उसको डिपॉजिट करो। तो अगर आपको सपोज करो महीने के एंड में 50,000 रुपए मिलते हैं, तो 40,000 रुपए जो आपके पास एक्स्ट्रा कैश था, आपने 10,000 अपनी सेविंग्स के लिए निकाल लिए, महीने भर के खर्च के लिए, तो 40,000 आप कहाँ जाकर डिपॉजिट कर दोगे? बैंक में। अब बैंक कहता है देखो, ऐसा नहीं है कि हम आपका पैसा वहां पड़ा रहने देंगे, आपके पैसे पे हम आपको इंटरेस्ट देंगे। यानी कि बैंक आपको लालच देता है कि अगर आप इस बैंक में पैसे जमा करोगे तो हम आपको इंटरेस्ट देंगे। इसका मतलब क्या होता है? सपोज करो मैं किसी बैंक में जाता हूँ और मैंने 10 रुपए जमा किए, तो बैंक मुझको बोलेगा आपको हम 3% पर एनम यानी कि 3% पर ईयर का इंटरेस्ट देते हैं। तो बैंक क्या करेगा, अगर मैं उन 10 रुपए को वहीं पर डला रहने दूं, कभी निकालू ना पूरे एक साल में, तो बैंक क्या करेगा, उस पैसे को एक साल बाद 10 रुपए से 13 रुपए कर देगा। क्यों? क्योंकि बैंक मुझे 3% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और मैं भी खुश हो जाऊंगा, देखो यार पैसा अपने अकाउंट में पड़ा पड़ा अपने आप बढ़ रहा है। तो बैंक ये अपन को लालच देता है, बोलता है कि अगर आप हमारे यहाँ आकर डिपॉजिट करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट देंगे। अब इसके आगे हम जानेंगे कि बैंक इन डिपॉजिट के साथ करता क्या है, बट उसके पहले एक चीज जान लो। सपोज करो अगर आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करके आते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए डिपॉजिट हो गया। आपको अगर कभी जरूरत पड़ी आप उसे निकाल भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने डिपॉजिट कर दिया तो अब वो हमेशा डिपॉजिट ही रहेगा जब तक उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हो। आपको जब भी लगता है, आपके अंदर से जब भी वो डिमांड आती है कि सपोज करो आपको लगा आपको कार लेनी है या कोई और भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो आपको जब भी मन करे आप उस पैसे को निकाल सकते हो। यानी कि ऑन डिमांड आप कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हो। इसलिए ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। यानी कि आपने डिपॉजिट किया और आपको जब भी इनकी डिमांड होती है, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड, आप इनको कभी भी निकाल सकते हो। तो हमने इनको क्या बोला, डिमांड डिपॉजिट। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब आपने देखा होगा आज के टाइम पर हमारे पास यूपीआई है, डिजिटल पेमेंट है, फोन पे है, भीम ऐप है, बहुत सारे तरीके हैं पैसे निकालने के। बट आज से बहुत टाइम पहले हमारे पास सिर्फ एक ही रिसोर्स था पैसे निकालने के लिए, या तो बैंक में जाके निकालो या दूसरा था एटीएम से। अगर मान लो आपको किसी दिन पैसे निकालने हैं
वो एटीएम बंद है, अब आप क्या करोगे, कैसे निकालोगे पैसे। तो पहले के टाइम पे या फिर आज के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कभी कभी एटीएम में भी कैश नहीं होता है, तो आप क्या करते हो, आप एक पेपर होता है जिसको हम कहते हैं चेक। आप किसी इंसान के नाम पर एक चेक काटते हो और उसको बोलते हो जाओ बैंक से जाकर ये पैसे निकाल लाओ, यही करते हो। तो चेक सिंपली क्या होता है, चेक सिंपली एक पेपर होता है जिसमें जो अकाउंट होल्डर होता है, यानी कि जिसका अकाउंट होता है, वो बैंक को बोलता है कि मैंने जिसके नाम पर चेक काटा है उसको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने उस चेक में लिखा है वो दे दिया जाए। सपोज करो मैंने चेक काटा आपके नाम पर 10,000 रुपए का, तो आप बैंक में जाओगे और बैंक में बोलोगे कि जो अकाउंट होल्डर है यानी कि मैंने बैंक को बोला है कि आपको जिसके नाम पर चेक काटा है उसको 10,000 रुपए दे दिए जाए। इट्स वेरी सिंपल। तो चेक सिंपली क्या है, चेक एक लीगल पेपर है जो बैंक को बताता है कि अकाउंट होल्डर चाहता क्या है। अकाउंट होल्डर चाहता है कि जिसके नाम पर उसने चेक काटा है उसको वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दे दिया जाए अकाउंट होल्डर के अकाउंट से। ऐसा नहीं है बैंक के अकाउंट से, अकाउंट होल्डर के ही अकाउंट से। तो सिंपली चेक क्या है, एक सिंपल पेपर है। इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही होगी, बहुत इजी डेफिनेशन है। एक बैंक का काम होता है एक सेल्समैन की तरह, एक दलाल की तरह, सिंपल वे में बोलूं जो आप शायद समझ जाओगे कि एक दलाल क्या करता है, एक सेल्समैन क्या करता है, किसी और के प्रोडक्ट को बेचता है और हर प्रोडक्ट बेचने पर उसको एक कमीशन मिलता है और वो कमीशन उनका सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। उसी तरीके से बैंक भी हमसे डिपॉजिट लेकर हमारा पैसा किसी और को देता है और वो किसी और को देता है, उससे उसका सोर्स ऑफ इनकम बनता है। अब ये थोड़ा सा सस्पेंस है, कैसे बनता होगा सोर्स ऑफ इनकम। सिंपली देखो, बैंक में जाने वाले दो लोग होते हैं, एक होते हैं जो वहां पर पैसे जमा करने जा रहे हैं, एक होते हैं जो वहां से पैसे लेने जा रहे हैं। पैसे जमा करने वाले कौन होते हैं, डिपॉजिटर्स, और पैसे उधार मांगने वाले या पैसे बैंक से मांगने वाले कौन होते हैं, बोरोवर्स। ठीक है, तो हम कौन है, अगर मैं पैसे जमा करने जाता हूं तो मैं हूं डिपॉजिटर, या फिर अगर मैं लोन लेने जाता हूं तो मैं कौन हूं, बोरोवर, क्योंकि मैं पैसे बोरो करने जा रहा हूं। सपोज करो दो लोग हैं, बैंक में जाते हैं। जो गुड्डू है ये बैंक में जाता है और बैंक में 10 रुपए जमा करता है। तो बैंक बोलता है कि हम आपको 3% इंटरेस्ट रेट देंगे, आप अगर हमारे यहाँ डिपॉजिट करते हो तो हम आपको 10 रुपए पे 3% इंटरेस्ट देंगे। तो गुड्डू बोलेगा बढ़िया है यार, साल के एंड में 10 रुपए से 13 रुपए हो जाएंगे। अब वहां से आता है एक इंसान रंगीला जाता है बैंक के पास, बैंक को बोलता है कि सर मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत है, मुझे 10 रुपए का लोन चाहिए। तो बैंक कहता है ठीक है, हम आपको 10 रुपए का लोन दे देंगे, आप पेपर वर्क कर दो, सारा लोन दे देंगे। तो बैंक रंगीला को 10 रुपए का लोन दे देता है और उस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है 5% का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करने का मतलब कि जब रंगीला पैसे वापस करेगा, जो लोन वापस करेगा, तो वो कितना वापस करेगा, 10 रुपए नहीं करेगा, 15 रुपए करेगा। क्यों, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना लगा है, 5% का। तो बैंक को गुड्डू को कितने देने हैं, 13 रुपए, रंगीला से कितने लेने हैं, 15 रुपए। तो ये जो 15 माइनस 13 है ये क्या बन जाता है, यानी कि 2 रुपए, ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि बैंक एक डिपॉजिटर को कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देता है और एक बोरोवर को कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। ये जो डिफरेंस इन इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या बन जाता है, बैंक का सोर्स ऑफ इनकम। देखो बैंक का कुछ गया तो नहीं, पैसे किसी और के, उसने दिए किसी और को, लेकिन फायदा बैंक का। सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। तो सिंपली अगर मैं बोलूँ तो बैंक क्या करता है, बैंक मीडिएट्स बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ फंड्स। तो बैंक एक जरिया का काम करता है। कौन सा जरिया, कौन से दो लोगों के बीच में बैंक जरिया बनता है। पहले वो लोग जिनके पास एक्स्ट्रा कैश होता है, यानी कि जो बैंक में डिपॉजिट करने जाते हैं, यानी कि डिपॉजिटर्स होते हैं, और दूसरे वो लोग जो बोरो करने जाते हैं, जिनको उस पैसे की जरूरत होती है, यानी कि बोरोवर्स होते हैं। तो बैंक जो होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन डिपॉजिटर एंड द बोरोवर। तो सिंपली अगर आप बैंक का कॉन्सेप्ट समझोगे तो वो क्या है, बैंक कंपैरेटिवली लो इंटरेस्ट रेट देता है डिपॉजिटर्स को और कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है एक बोरोवर पे। तो ये जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट रेट है ये बन जाता है बैंक का सोर्स ऑफ इनकम, विच इज वेरी फाइन। बैंक वाले भी तो मेहनत करते हैं यार ये सारी एक्टिविटीज करने में, तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम एक ना एक तो बनता ही है ना। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक सिंपल वर्ड समझो, क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल है लोन। लोन को ही हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्रेडिट बोल देते हैं, यानी कि कर्ज लेना, किसी से पैसे लेना उधार, वो क्या है, हमारा क्रेडिट है। तो जब भी आप लोन लेते हो तो उसमें कौन होता है जो आपको लोन देता है, यानी कि लेंडर, और एक कौन होता है जो लोन लेता है, यानी कि बोरोवर। तो क्रेडिट सिंपली क्या है, एक एग्रीमेंट है लेंडर और बोरोवर के बीच में, जिसमें बोरोवर बोलता है
कि आप मुझे अभी वो लोन दे दो और मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद या फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के बाद उसको रीपे कर दूंगा। अब जरूरी नहीं है क्रेडिट में हमेशा पैसा ही दिया जाए, हो सकता है कोई और चीज की जरूरत हो उसको, तो लेंडर उसको वो भी सप्लाई करता है। सपोज करो जब आप गाँव में जाते हो तो कई बार लोग ट्रैक्टर को एज अ क्रेडिट ले लेते हैं कि आप मुझे इतने टाइम के लिए क्रेडिट में ट्रैक्टर दे दो क्योंकि मुझे खेती में ज़रूरत है, या फिर किसी और चीज़ को ले लेते हैं। तो क्रेडिट ज़रूरी नहीं है कि वही हो, पैसा ही हो सकता है किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो लेंडर ने कोई और चीज़ सप्लाई की हो, जो हम सलीम के केस में जानेंगे। तो क्रेडिट सिंपली क्या है? इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन अ लेंडर एंड अ बोरोवर इन विच लेंडर गिव्स समथिंग टू द बोरोवर with a promise from borrower that he will repay it later or he will repay it after a certain amount of time या after a fixed amount of time। तो अभी हम पढ़ेंगे दो कहानी। पहली है सलीम मियाँ की, दूसरी हमारी स्वप्ना की। सलीम मियाँ का क्या केस है? देखो मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरीज के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ और आप समझ जाओगे। सलीम मियाँ का केस क्या है? सलीम मियाँ जूते के व्यापारी हैं, छोटे से व्यापारी हैं। उनको एक ऑर्डर मिलता है एक बड़ी कंपनी से 3000 पेयर ऑफ जूते बनाने का। अब ना तो उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इतने वर्कर्स इकट्ठे कर सकें और ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो इन सब के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकें। तो सलीम मियाँ क्या करते हैं? लेदर सप्लायर के पास जाते हैं और लेदर सप्लायर से बोलते हैं काम करो, आप मुझे अभी लेदर दे दो, मैं आपको बाद में पैसे दे दूंगा। तो सलीम मियाँ क्या करते हैं? क्रेडिट लेते हैं। किससे? लेदर सप्लायर से। मैंने आपको बोला था जरूरी नहीं है पैसा ही लिया जाए क्रेडिट में। सलीम मियाँ ने किस तरीके से लिया? सलीम मियाँ ने क्या लिया? पैसा नहीं लिया, लेदर लिया। उसके बाद सलीम मियाँ जाते हैं उस कंपनी के पास, कंपनी को बोलते हैं कि देखो मैं इतना बड़ा व्यापारी तो हूँ नहीं, तो आप मुझे 1000 जूते का एडवांस पेमेंट देते हो। और उसके साथ सलीम मियाँ प्रॉमिस भी करते हैं, वादा भी करते हैं, बोलते हैं कंपनी को कि आप मुझे पेमेंट दे दो 1000 जूते का एडवांस पेमेंट, मैं आपको इस महीने के एंड में या महीने के एंड में सारे जूते पहुंचा दूंगा आपकी कंपनी के पास तक। तो सलीम मियाँ बड़ी मेहनत के साथ, लगन के साथ मेहनत करते हैं और रॉ मटेरियल्स इकट्ठा करते हैं, वर्कर्स इकट्ठे करते हैं और 3000 जूते बना देते हैं। 3000 पेयर्स ऑफ जूते बना देते हैं, जिसके बाद सलीम मियाँ उनको पहुंचा देते हैं, कंपनी उनका पेमेंट उन्हें दे देती है। सलीम मियाँ जाते हैं लेदर सप्लायर के पास और लेदर सप्लायर का पेमेंट क्लियर कराते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? सलीम मियाँ ने दो जगह से क्रेडिट लिया, लेदर सप्लायर से और उस कंपनी से। लेकिन इस केस में क्रेडिट ने क्या किया? एक पॉजिटिव रोल प्ले किया सलीम मियाँ की सिचुएशन में, सलीम भाई की सिचुएशन में। क्रेडिट ने क्या किया? एक पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल रोल प्ले किया सलीम मियाँ या सलीम भाई की सिचुएशन में। अब एक केस समझो स्वप्ना का। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ एक ओवरव्यू है। जो स्वप्ना है वो एक छोटी सी फार्मर है और वो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करती है। तो वो एक लोन लेती है अपने गांव में किसी लेंडर से और कहती है कि मैं जैसे ही मेरी खेती कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको लोन वापस कर दूंगी। लेकिन उसका क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली उसकी जो फसल होती है वो फेल हो जाती है, यानी कि जो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग उस साल जीरो होती है। लेकिन स्वप्ना हार नहीं मानती, वो डिटर्मिनेंट है। वो कहती है मैं फिर से थोड़ा सा लोन लूंगी और अगले साल फिर खेती करूंगी जिससे मैं पूरा लोन वापस कर सकूं। बड़ी लगन के साथ वो फिर मेहनत करती है, लेकिन अगले साल उसकी खेती तो सफल होती है, लेकिन उसकी जो अर्निंग होती है वो इतनी कम होती है कि वो लोन से भी कम रह जाती है। क्रेडिट जितना उसने पैसा उधार लिया था उससे भी कम रह जाती है। तो अब देखो लेंडर को तो अपने पैसे चाहिए, तो लेंडर क्या करता है? अपने पैसे तो ले ही लेता है, साथ ही साथ स्वप्ना को फोर्स कर देता है उसकी जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा लेंडर को देने के लिए। तो इस केस में क्या हुआ? स्वप्ना ने क्रेडिट लिया एक लेंडर से, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लिया, बट वो क्रेडिट स्वप्ना के केस में किस तरीके से साबित हुआ? एक नेगेटिव रोल में साबित हुआ। क्रेडिट की वजह से स्वप्ना एक ऐसी सिचुएशन में चली गई जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल थी। तो हर चीज के मेरिट डिमेरिट होते हैं, एडवांटेज नेगेटिव होते हैं, एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज होते हैं, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। उसी तरीके से क्रेडिट के पॉजिटिव नेगेटिव आपने देखे सलीम मियाँ की सिचुएशन में। आपने देखा कि किस तरीके से उनको क्रेडिट ने और ऊपर उठा दिया एज अ व्यापारी, और आपने स्वप्ना के केस में देखा कि क्रेडिट ने किस तरीके से उसको और नीचे ढकेल दिया और उसकी सिचुएशन को बहुत पेनफुल बना दिया, जहां से रिकवरी बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किल है। तो ये तो थे 2 टाइप्स ऑफ क्रेडिट सिचुएशन। ऐसे आपको तमाम सिचुएशन देखने को मिल जाएंगे जहां पर क्रेडिट ने किसी इंसान को बहुत ऊपर उठा दिया और किसी इंसान को बहुत नीचे ढकेल दिया। अब आप समझो टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में, एक नया कॉन्सेप्ट है। आप कोई भी चीज़ जब खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो उसके नियम होते हैं, जिन नियम के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। गली क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर तो सबके अपने अपने नियम होते हैं, बट जब आप उसको सही तरीके से खेलते हो क्रिकेट को, फुटबॉल को, तो हर चीज़ के नियम होते हैं, है ना।
तो जैसे क्रिकेट के नियम को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रिकेट या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रिकेट, उसी तरीके से जब आप क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, तो उसके नियम को हम कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। सिंपल कॉन्सेप्ट। जब भी आप क्रेडिट लेने जाते हो तो आप अगर लोन ले रहे हो किसी से, तो आप एक चीज़ तो जानोगे ही जानोगे कि भाई ये तो बता दो कि कितना इंटरेस्ट रेट है, कितने समय बाद वापस करना पड़ेगा, किस तरीके से वापस करना पड़ेगा, और अगर इतने टाइम के बाद वापस नहीं किया तो फिर क्या होगा। तो और भी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं आप वो सब उससे जानना चाहते हो। आप उससे पूछते हो कि मुझे कोलेट्रल यानी कि क्या गिरवी रखना पड़ेगा। सिंपली कोलेट्रल एक नया कॉन्सेप्ट है। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ कोलेट्रल। कोलेट्रल का सिंपल हिंदी में मतलब होता है कोई भी चीज़ जो आप गिरवी रखते हो लोन लेने के बदले या क्रेडिट लेने के बदले। सपोज करो आप मुझसे कुछ लेना चाहते हो, सपोज करो आप मेरे पास आते हो कि मुझे 10 रुपए दे दो, मैं आपको बोलूंगा मैं आपको 10 रुपए क्यों दूं, क्योंकि मैं आपको जानता नहीं। आप मेरे पास कुछ गिरवी रखो जिससे अगर कल को आप मेरे 10 रुपए वापस नहीं कर सकते तो मैं आपने जो गिरवी रखा है उसको अपने अपने हाथ का कर लूंगा या उसका मालिक मैं हो जाऊंगा। जिस तरीके से अगर आप बैंक में जाते हो तो बैंक क्या करता है, अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए, 2 लाख का चाहिए, 1 लाख का, तो बैंक बोलेगा ठीक है आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ गिरवी रखो कि मान लो अगर आप कल मुकर जाते हो तो और पैसा वापस करने से मना कर देते हो कि मेरे पास तो है ही नहीं, तो आपने जो चीज़ गिरवी रखी है उसको हम अपना हक मान सकें, उसको हम सरकार के नाम कर सकें। सपोज करो आपको 2 लाख रुपए चाहिए तो बैंक बोलेगा कोई भी ऐसी चीज़ गिरवी रखो जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, चाहे वो ज्वेलरी हो, ज़मीन हो, कुछ भी, लेकिन ऐसा कुछ गिरवी रखो जिसकी वैल्यू उस लोन के बराबर हो या आसपास हो, और उसको हम कहते हैं कोलेट्रल। तो कोलेट्रल सिंपली क्या है, एक एसेट है जो किसका होता है, बोरोवर का होता है। और बोरोवर उसको किस तरीके से यूज करता है, उसको एज अ गारंटी यूज करता है, एज अ सिक्योरिटी यूज करता है। और वो गारंटी किसे देता है, लेंडर को देता है, यानी कि जिससे पैसे ले रहा है कि अगर मैंने पैसे वापस नहीं किए तो वो तो आपका हो ही जाना है। लेकिन अगर कोई चीज़, सपोज करो मैं आपको 10 रुपए दूँ, आप मेरे पास कोई चीज़ गिरवी रख जाओ, तो मुझे एक सिक्योरिटी हो जाएगी, यार इसने कुछ अपना बहुत ज़रूरी चीज़ गिरवी रखी है तो ये पैसे देने तो ज़रूर आएगा। ये होता है ना। इसी तरीके से लेंडर बोरोवर में होता है कि अगर लेंडर के पास आप कुछ गिरवी रख देते हो तो लेंडर को लगता है यार इसने अपनी कोई कीमती चीज़ गिरवी रखी है तो ये मेरे पैसे वापस करने तो ज़रूर आएगा। तो कोलेट्रल क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप गिरवी रखते हो क्रेडिट लेने के बदले। ये हर जगह पर होता है, बैंक में भी होता है। अगर आप किसी दोस्त से कोई बड़ा लोन लेते हो तो वो भी आपको ये बोलेगा कि यार कुछ तो गिरवी रखना यार, है ना। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी नियम है, जितने भी प्रोसेस है, जितना भी पेपर वर्क है, उन सब के बारे में जानना है इस टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अगर उसकी डेफिनेशन बोलूँ तो इंटरेस्ट रेट, और जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, और भी सारी चीज़ें जो क्रेडिट से रिलेटेड है, उन सबको हम मिलाकर क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, उसको याद कर लो, समझ लो, क्योंकि समझ के याद करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। सिर्फ याद करोगे तो 2-3 दिन बाद भूल जाओगे, रिवाइज कर लेना। तो समझ के याद करना तो आपको एग्जैक्टली सारी चीज़ें उसी तरीके से याद रहेंगी, विद एग्जाम्पल याद रहेंगी। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बोला था, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई सारे जो बैंक है इंडिया में उन सबका क्या है, माई बाप है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ पहले ही पढ़ चुके हैं, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करेंसी को इशू करता है, आरबीआई नोट्स को इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली चीज़ क्या है, अब देखो नोट्स आपके घर में पेड़ पे तो उगते नहीं है, ना ही आप प्रिंटर से निकालते हो। तो आरबीआई क्या करता है, उन नोट्स को इशू करता है। जो 10-50 रुपए के जो नए नोट्स आप आज देख रहे हो, ये सब किसने इशू किए, ये आरबीआई इशू करता है, समझे। तो आरबीआई का पहला काम, आरबीआई इशूज द करेंसी नोट। सेकंड चीज आरबीआई क्या करता है, जैसे कि मैंने बोला आरबीआई सभी बैंक का हेड है। तो आरबीआई क्या करता है, सब छोटे छोटे बैंक्स की देखभाल करता है, यानी कि आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल द बैंक्स इन इंडिया, है ना। इंडिया का ही तो करेगा, इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, कहीं और का तो है नहीं। तो आरबीआई सुपरवाइजेस ऑल द अदर बैंक्स इन इंडिया। थर्ड फंक्शन क्या होता है, थर्ड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बैंक में जब हम कोई भी चीज़ डिपॉजिट करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बैंक पूरा डिपॉजिट जो हमने किया है वो किसी बोरोवर को दे देती है। सपोज करो मैंने 10 रुपये डिपॉजिट किए, तो ऐसा नहीं है बैंक पूरे 10 रुपये जाके किसी बोरोवर को दे देगा, या कोई बोरोवर पूरा 10 रुपये बैंक से ले जाएगा। बैंक को भी अपने पास कुछ रुपए रखने होते हैं, जिससे कल को अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े और मैं बैंक में जाऊँ निकालने के लिए, तो बैंक कम से कम मुझे वो पैसा वापस कर सके। मैंने बताया था ना डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब भी आपको डिमांड लगे आप निकाल सकते हो वो डिपॉजिट। तो बैंक क्या करे, मेरी डिमांड के बेसिस पे वो पैसा मुझे विड्रॉ करा सके। अगर बैंक पूरा पैसा डिपॉजिट जो मैंने किया है वो बोरोवर को दे देगा, तो बैंक मुझे क्या देगा अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी,
तो आरबीआई देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो बैंक्स हैं, छोटे छोटे बैंक्स या जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो कैश बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हैं, कि जो डिपॉजिटर आता है वो खाली हाथ ही वापस चला जाता है, उसको ऑन डिमांड कभी पैसे मिल ही नहीं पाते हैं। बेसिकली अगर आज की पॉलिसी को देखा जाए तो हर बैंक को बोला जाता है कि कम से कम 15% कैश बैलेंस तो आपको रखना ही चाहिए, जिससे कल को अगर कोई डिपॉजिटर आता है तो आप उसको पैसे दे सको। तो आरबीआई क्या करता है, हर बैंक को चेक करता है कि वो कैश बैलेंस को मेंटेन कर भी रहे हैं या नहीं। चौथा फंक्शन आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई देखता है कि कई ऐसे बैंक भी होते हैं, कई ऐसी ब्रांचेस भी होती है बैंक की, जो क्या करती है, अपने प्रॉफिट के लिए सिर्फ बिजनेसमैन को लोन देती हैं, सिर्फ ट्रेडर्स को लोन देती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापारियों को लोन देती हैं, और छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको इग्नोर कर देती हैं कोई भी रीजन देके। तो आरबीआई चेक करता है कहीं किसी बैंक में ऐसा तो नहीं हो रहा कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिए जा रहे हैं और ट्रेडर्स को लोन मिल ही नहीं रहे, और सॉरी, स्मॉल फार्मर्स को लोन मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो आरबीआई ये भी कॉन्स्टेंटली चेक करता रहता है। फिफ्थ फंक्शन होता है आरबीआई का। देखो मैंने बोला आरबीआई सबका हेड है, तो आरबीआई इन सबको कैसे चेक करता है? ऐसे तो है नहीं आरबीआई हर बैंक में जाकर देखता है हर महीने क्या चल रहा है। होता क्या है, हर बैंक को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिकली, यानी कि टाइम टू टाइम हर बैंक को एक अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरबीआई को, जिसमें हर बैंक बताता है कि उनके पास कितना कैश है, कितना कैश बैलेंस है, कितना वो लोन दिया है उन्होंने, कितने रेट पर दिया है, किनको दिया है, कितने टाइम बाद वापस आएगा। तो ये सारी रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी पड़ती है और हर बैंक को ये रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है पीरियोडिकली। तो आरबीआई के बेसिकली क्या फंक्शन है, आरबीआई सबका हेड होता है, करेंसी को इशू करता है, आरबीआई सारे बैंक को सुपरवाइज करता है, देखता है कोई गलत प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, आरबीआई चेक करता है कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि लोन सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही मिल रहा हो प्रॉफिट के लिए, स्मॉल फार्मर्स को इग्नोर किया जा रहा हो, और पीरियोडिकली कहता है कि हर बैंक को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है आरबीआई को, जिससे आरबीआई देख सके कि किसको कितना लोन दिया गया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। तो आरबीआई का तो सिंपल है, ये 5-6 फंक्शंस है। तो बेसिकली चलते हैं अब एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ, टाइप्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट दो टाइप्स का होता है, फॉर्मल क्रेडिट और इनफॉर्मल क्रेडिट। सपोज करो जब आप कहीं अपनी जॉब पर जाते हो तो आप फॉर्मली ड्रेस्ड रहते हो, है ना, या फिर आप जब स्कूल जाते हो तो एक फॉर्मली ड्रेस्ड यूनिफॉर्म में जाते हो, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है उस फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाते हो। लेकिन अगर आप एक शादी में जाते हो तो आप इतनी फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, आपको जो मन में आता है आप वो पहन के जाते हो, जो आपको अच्छा लगता है। इन अ सिमिलर वे फॉर्मल क्रेडिट का मतलब है जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़े। जैसे आप बैंक में जाते हो तो आपको कोई चीज़ चाहिए तो बैंक वाले बोलेंगे हाँ ठीक है पहले इस पेपर को भरो, उसके बाद बोलेंगे चलो ठीक है वरना आधार कार्ड दो, ये वो बोलेंगे। लेकिन आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाओगे किसी प्रधान के पास, किसी साहूकार के पास, किसी अपने दोस्त के पास, तो वो आपको ये थोड़ी ना बोलेगा भाई पहले अपना आधार कार्ड दे, अपना पैन कार्ड दे, तभी तेरे को लोन दूंगा या तभी तेरे को क्रेडिट दूंगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा। तो फॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट होता है, एक सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, बट इस तरीके से मैं समझता था। फॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट है जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज लगे, इनफॉर्मल क्रेडिट वो क्रेडिट है जहां पर आपको फॉर्मेलिटीज ना लगे एज कंपेयर टू फॉर्मल क्रेडिट। ठीक है, आप इनफॉर्मल क्रेडिट में अपने भाई या किसी रिश्तेदार या किसी प्रधान या किसी साहूकार से लोन मांगोगे, वो आपको ये नहीं बोलेगा अपना आधार कार्ड दो या फिर ये करो, है ना, वो आपको इतना नहीं बोलेगा, इतना पेपर वर्क नहीं बोलेगा, डॉक्यूमेंटेशन नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट है। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में फॉर्मेलिटीज है, इनफॉर्मल में नहीं है, बट ये डिफरेंस नहीं है, ये सिंपली आपको समझने के लिए एक तरीका है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हो या किसी लीगल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो जिसमें आप प्रॉपर पेपर वर्क करते हो, तो वो कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट। यानी कि आप एक बैंक से लोन लिया तो हम बोलेंगे आपने कैसा क्रेडिट लिया, आपने फॉर्मल क्रेडिट लिया। लेकिन जब आप किसी अपने रिश्तेदार से, किसी भाई से, चाचा चाची, मामा मामी या साहूकार से, प्रधान से लोन लेते हो तो हम नहीं बोलेंगे फॉर्मल है, तब हम बोलेंगे वो इनफॉर्मल क्रेडिट है। तो सिंपली जितने भी आप क्रेडिट लेते हो जो आप बैंक से नहीं ले रहे हो, किसी एक लीगल इंस्टीट्यूशन से नहीं ले रहे हो, उन सब क्रेडिट को हम कहाँ पर रखते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर में। अब देखो आरबीआई जो है, हमने बोला था सभी बैंक का हेड है, तो अगर आप फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लोगे तो उन सब चीजों को सुपरवाइज करने के लिए कौन है कि कहीं बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? आरबीआई है। यानी कि फॉर्मल सेक्टर में आरबीआई सुपरवाइज करता है बैंक की हर एक एक्टिविटी को, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। जो साहूकार आपको लोन दे रहा है वही खुद का सुपरवाइज है, वही खुद का सुपरवाइजर है, वही खुद का सुपरविजन देगा, है ना, वही खुद में सब कुछ हो जाता है और आपको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है ना। तो फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, बैंक की एक्टिविटीज को, लोन एक्टिविटीज को, कि वो आपको कैसे लोन दे रही है उसको सुपरवाइज करने के लिए एक आरबीआई है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में सुपरवाइज करने के लिए कोई भी नहीं है। थर्ड थिंग,
बैंक में अगर आप जाओगे तो हर अमाउंट के लिए एक इंटरेस्ट रेट फिक्स कर रखा है। अगर आपको 10 रुपए चाहिए तो 3%, 20 रुपए चाहिए तो 5%, ऐसे हर अमाउंट के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी इंटरेस्ट फिक्स नहीं है। वो चाहे तो बड़े से बड़ा हाई से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हो कम से कम। सपोज करो आप 10 रुपए लेने गए, उन्होंने 100% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि आपको 10 रुपए जब देने आओगे तो आपको 20% देना है। सिंपल है, वो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर किसी की रोक टोक नहीं है। उन्होंने 20% कर दिया, 30% कर दिया, इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि जितना आपने लोन लिया है उससे ज़्यादा आप उन्हें वापस करने आ रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा आप उन्हें वापस करने आ रहे हो। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया कि आपकी जो अर्निंग है वो उस लोन से ही कम हो जा रही है, आप चाहे जितनी मेहनत करते हो। और ये भी हो सकता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में आप पे कोई इंटरेस्ट ही ना आए। अगर आप किसी अपने खास दोस्त से लेते हो तो वो बोलता है यार इंटरेस्ट मत दियो, तो बस पैसे वापस कर दियो, वो यही बोलेगा ना। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम भी हो सकता है। लेकिन फॉर्मल सेक्टर में हर अमाउंट पर एक इंटरेस्ट रेट फिक्स है, तो उसकी आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फोर्थ थिंग, अगर कोई बैंक आपके साथ एक इलीगल प्रैक्टिस करता है या अनफेयर प्रैक्टिस करता है आपको अपने झांसे में फंसाने की, या सपोज करो आपने उनका लोन वापस कर दिया तब भी आपको पेपर वर्क में फंसा के आपका कोलेट्रल हड़पने की, आपने जो गिरवी रखता है उसको हड़पने की, तो इसको रोकने के लिए आपके पास आरबीआई है, या आप लीगली जा सकते हो कोर्ट में कि देखो मैंने ये पूरा कर दिया तब भी मुझे कोई फंसा रहा है। मतलब इस केस में बैंक को रोकने के लिए कोई ना कोई जरूर होगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जरूरी नहीं है कि अगर कोई लेंडर जिसने आपको लोन दिया है वो अनफेयर प्रैक्टिस करता है तो उसको रोकने के लिए कोई होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेंडर है वो अपनी मर्जी का मालिक होगा। सपोज करो आपने जिससे पैसे लिए हैं और आपको थोड़ा डिले हो गया पैसे देने में, वो आपके घर आके गुंडागर्दी करने लगे, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा। उल्टा सब लोग आसपास के आपको यही बोलेंगे क्या जरूरत थी पैसे लेने की जब वापस नहीं कर सकते थे, सब यही बोलेंगे ना। तो फॉर्मल सेक्टर में कोई रोक टोक के लिए होता है। अगर आप कुछ गलत कर रहा है बैंक, तो उसको रोकने के लिए आरबीआई है या लॉ है, कानून है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं है कि लेंडर ने अगर कुछ लिया है, माना पुलिस तो है बट गलती तो आप ही की मानी जाएगी ना, आपने पैसा क्यों लिया अगर आप वापस नहीं कर सकते थे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस होती है, इलीगल प्रैक्टिस होती है, तो रोकने वाला कोई भी नहीं है। तो ये दो कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट के डिफरेंसेस का। ये याद करके जाना है आपको डिफरेंसेस। बेसिकली समझ लो, याद अपने आप हो जाएंगे, याद की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो समझ लो इन सारी चीज़ों को, विद एग्जाम्पल आपको याद हो जाएंगे। अब चलते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। बट सेल्फ हेल्प ग्रुप से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। आज के टाइम पर अगर आप देखोगे कि किसको क्या मिलता है, कौन से लोगों को कौन सा क्रेडिट मिलता है, तो आप पाओगे जो गरीब लोग हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उनको आज भी सही तरीके से फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। वो आज भी इनफॉर्मल क्रेडिट में बिलीव करते हैं। वो आज भी किसी प्रधान साहूकार से, किसी बड़े व्यापारी से लोन ले रहे हैं जो उनको हैरेस कर रहा है, जो उनको हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करके हैरेस कर रहा है। बट ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? उसके बेसिकली 3 रीजन हो सकता है। पहला रीजन अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे पहला होना चाहिए वो है लैक ऑफ एजुकेशन। अगर आप इंडिया में देखोगे जो बहुत पिछड़े इलाके हैं जहाँ पर इनफॉर्मल क्रेडिट बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है। उनके पास एजुकेशन लिटरेसी रेट वहाँ की बिल्कुल कम है। तो उनको क्या लगता है कि अगर वो बैंक में जाएंगे तो वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। उनको लगता है बैंक में जाना उनके लिए झंझट है, इसलिए वो उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और चाहे हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज हो या लो, वो इनफॉर्मल तरीके से ही क्रेडिट को लेते हैं। दूसरा जो तरीका जिसको मैं दूसरे नंबर पे रखूंगा वो है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लोगों के पास, जो बहुत पिछड़े इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं। लोगों के पास आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास उनका खुद का आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, जो एक कंपलसरी चीज़ है जब आप लोन लेने जाते हो। तो लैक ऑफ डॉक्यूमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लोग फॉर्मल क्रेडिट लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से ले रहे हैं। क्योंकि इनफॉर्मल में आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, कई लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास कोलेट्रल है ही नहीं, उनके पास कुछ गिरवी रखने को है ही नहीं। तो बैंक जब उनसे बोलता है कोलेट्रल आप क्या रखोगे, तो वो बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है गिरवी रखने को, अगर आप दे सकते हो लोन तो दे दो। तो बैंक तो ऐसे में मना ही कर देगा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में जब वो किसी से लोन लेते हैं तो जनरली क्या होता है, आप उसी से लोन लोगे जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, तो वो आपको लोन दे देता है विदाउट एनी कोलेट्रल। अब कई लोग बोलेंगे ये चीज़ तो बढ़िया है, विदाउट एनी कोलेट्रल लोन मिल गया, लेकिन अगर आप ये भी तो देखो ना कि कितना हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको मिल रहा है वो लोन। तो
बेसिकली तीन जो मेन प्रॉब्लम है जो मेरे अकॉर्डिंग, जिनको मैंने नंबर प्रायोरिटी वाइज रखा है, पहला नंबर है लैक ऑफ एजुकेशन, दूसरा नंबर है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स और तीसरा है लैक ऑफ कोलेट्रल। तो इन सभी प्रॉब्लम का समाधान एक बेसिक सी चीज़ है, अवेयरनेस। अवेयरनेस जितनी ज़्यादा फैलेगी, जितना हम पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, हम देखते हैं इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर, अगर यही होर्डिंग एक बैंक की लोन एक्टिविटीज़ को लेकर लगने लगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। ये जो फॉर्मल क्रेडिट है ये हर गरीब इंसान तक पहुंच सकता है, वो इसको ले सकता है, फॉर्मल तरीके से लोन ले सकता है, क्योंकि फॉर्मल लोन लेने में उसे फायदा है ना। क्योंकि अगर आप बैंक से थोड़ा डिले भी कर देते हो तो बैंक आपको बोलता है ठीक है डिले हो रहा है, आप 6 महीने बाद दे देना, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में डिले कर देते हो तो हो सकता है आपके साथ गुंडागर्दी हो जाए, छीना झपटी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अवेयरनेस चलाई जाए और बैंक अपने आप को थोड़ा और एक्सपेंड करें इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये बहुत ज़रूरी तरीका है। आज भी कई ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर बैंक नहीं पहुँच पाए हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं पहुँच पाए, तो बैंक अपने आप को एक्सपेंड करें इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया सो दैट everyone could get access to the banking facilities। और थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ साथ एजुकेशन भी लोगों को दी जाए, नॉलेज भी दी जाए बैंकिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसी तरीके से हम खुद ही, अगर हमें कोई मिलता है ग्रामीण तरीके वाला लोग, तो उसको उसी की भाषा में एक सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए कि देखो बैंक से लोगे तो ये फायदा है, ये घाटा है ना, तो वो और अच्छे से समझेगा। तो एक सिंपल उसका तरीका है, सॉल्यूशन है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और बैंक को और एक्सपेंशन की जरूरत है इन द रूरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब चलते हैं एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो भी एक सॉल्यूशन की तरह ही है। अगर आप फॉर्मल क्रेडिट नहीं ले पा रहे हो, अगर आपके अंदर लैक ऑफ एजुकेशन है, अगर आप लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, लैक ऑफ कोलेट्रल है, तो क्या किया जाए, आप अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना सकते हो। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है आइए समझते हैं। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है स्वयं सहायता समूह, खुद की सहायता, खुद की हेल्प करने वाले ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब होता है ये जो ग्रुप्स होते हैं ये 20-25 या 15-20 लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी सेविंग्स को एक साथ सेव करते हैं। सपोज करो अगर मैं आपको बोलूँ आपको सेविंग करनी है 1 महीने के लिए, और मैं बोलूँ एक और को कि आप 5 लोगों को मिलकर सेविंग करनी है, तो किसकी सेविंग ज़्यादा बनेगी, उन लोगों की जो 5 है या उनकी जो 1 है, उन लोगों की जो 5 है। क्यों? क्योंकि वो मिलकर सेव करेंगे। यही कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यहाँ पर मिलकर सेविंग कराई जाती है छोटे फार्मर्स की, और ये जो सेविंग्स होती है ये डिपेंड करती है उनकी कैपेबिलिटी पे। अगर मान लीजिए 20-25 लोगों का ग्रुप है तो कोई इंसान ऐसा भी होगा जो 100 रुपये सेव कर रहा होगा एक दिन में, कोई ऐसा भी होगा जो 10-15 रुपये ही कर रहा होगा। इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेबिलिटी, इट डिपेंड्स ऑन देयर वर्क, कि उनको क्या काम करने को मिल रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उनकी सिचुएशन है। तो पहली चीज़ क्या है इसमें पॉइंट, कि एक ग्रुप है 20-25 लोगों का जो एक साथ आते हैं, रोज रेगुलरली मीटिंग करते हैं और रेगुलरली पैसे सेव करते हैं। और कैसे सेव करते हैं, कितना सेव करते हैं, तो जो वो पैसे सेव करते हैं इट डिपेंड्स ऑन देयर कैपेबिलिटी। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अब मैंने आपको बोला ये एक सॉल्यूशन है। ये एक सॉल्यूशन किस तरीके से है, अगर आप मान लीजिए आपको लोन लेना है, आप अनएजुकेटेड हो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, आपके पास कोलेट्रल भी नहीं है, ऑल फाइन अगर आपके पास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ उसको समझो। अगर आपके पास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मान लीजिए 15-20 लोगों का ग्रुप है और आप उस ग्रुप के मेंबर हो, तो आप अपनी ग्रुप की सेविंग्स में से ही लोन ले सकते हो। और अगर आप अपनी ग्रुप की सेविंग्स में से ही लोन लोगे तो ऑब्वियस है लोग आपको जानते हैं, आपका ग्रुप है वो, तो आपको एक लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा और कोई आपसे कोलेट्रल नहीं मांगेगा, कोई आपसे डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि आप उस ग्रुप के सदस्य हो, आप भी तो सेविंग्स करते हो। तो अगर आप एक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करते हो तो आपके पास मौका होता है उसमें रेगुलर सेविंग्स करके, अगर आपको कभी ज़रूरत पड़ती है इन फ्यूचर लोन लेने की, तो आप उससे लोन ले सकते हो एट अ लो इंटरेस्ट रेट। उसके बाद बैंक भी इन लोगों को एक अच्छा एडवांटेज देता है। बैंक कहता है अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मान लीजिए ABC है, अगर वो रेगुलर 2 साल तक सेविंग्स करता रहे तो वो एलिजिबल हो जाएगा बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए। यानी कि वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा बैंक से लोन ऑब्टेन करने के लिए। बैंक उस ग्रुप को लोन देगा उनके ग्रुप के नाम पर। सपोज करो उनके ग्रुप का नाम है ABC, तो बैंक ABC के नाम पर उनको लोन देगा। अब आप में से कई लोग पूछोगे बैंक एक ग्रुप को लोन क्यों देगा, बैंक को क्या फायदा है। बेसिकली बैंक क्या बोलता है कि अगर हम एक ग्रुप को लोन दे रहे हैं और वो ग्रुप हमको लोन रीपे नहीं कर पाया, तो इसकी जो जिम्मेदारी है, इसके जो कंसिक्वेंसेस है, नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, ये पूरा ग्रुप भुगतेगा।
तो जनरली अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है, हम सबको पता है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पे आती है और सब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना जानते हैं तो वो काम जो है वो सक्सेसफुल हो ही जाता है। यही बैंक कहता है कि अगर हम एक ग्रुप को लोन देते हैं तो पूरे ग्रुप के हर सदस्य को पता होता है कि अगर हमने लोन वापस नहीं किया तो इसके कंसिक्वेंसेस का रिजल्ट सबको भुगतना पड़ेगा। तो जनरली ऐसा होता है कि लोन वापस आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं रीपे करने के लिए, सारे लोग उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। तो 99% ऑफ द केसेस में बैंक जो लोन देता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वो वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए उस ग्रुप के सभी सदस्य यानी कि उस ग्रुप के सभी मेंबर्स होते हैं। तो सिंपली कहें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक सॉल्यूशन है जो सॉल्व करता है कौन सी प्रॉब्लम को? लैक ऑफ एजुकेशन को, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स को और लैक ऑफ कोलेट्रल को। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जब तक बैंक्स नहीं पहुंचे इन एरियाज में तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत हेल्प कर रहा है रूरल एरियाज के, ग्रामीण एरियाज के लोगों को, छोटे छोटे लोगों को सेविंग्स करने में, कभी भी ज़रूरत पड़े तो लोन लेने में। कई बार आप अगर किसी ग्रामीण इलाके में जाओगे तो आपने देखा होगा कि 15-20 लोग मिलकर एक ट्रैक्टर लेते हैं। तो वो कैसे ले लेते हैं? क्यों? क्योंकि वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। उसके बाद फिर वो सबकी ज़रूरतें देख के कि सबको एक ट्रैक्टर की ज़रूरत है तो वो एक ट्रैक्टर ले लेते हैं। तो अगर 20 लोग मिलकर एक ट्रैक्टर लेंगे तो वो आसान चीज़ है बजाय इसके कि कोई एक इंसान वो ट्रैक्टर ले, क्योंकि छोटे छोटे लोग ही तो हैं सब। सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरली वही लोग तो बनाएंगे जिनकी सेविंग्स कम कम होगी, तो वो ग्रुप बना के अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? एक सॉल्यूशन है फॉर द प्रॉब्लम्स लैक ऑफ एजुकेशन इन रूरल पुअर्स, लैक ऑफ कोलेट्रल, लैक ऑफ लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इस चैप्टर से हमने बहुत कुछ सीखा, आगे आने वाले चैप्टर से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे। एंड एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर कर लेना इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। और इस चैप्टर की जो नोट्स हैं इस बार बड़े ही अच्छे तरीके से आएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, यानी कि बायलिंगुअल होंगे। तो नथिंग टू वरी, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश, दोनों को बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।